जिंदगी और मौत दोनों इंसान के हाथों में नहीं है। लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों पावर इंसान के हाथों में आ जाए? वो जब चाहे जिसको चाहे वो जिंदा कर दे, उसको मार दे। क्या वो खुद को भगवान की तरह प्रेजेंट करने लगेगा? बीते कुछ दिनों में ऐसा ही हुआ, जिससे कि ये सवाल उठने लगे। हर जगह यही न्यूज़ चल रही है कि साइंटिस्ट ने मरे हुए भेड़िए को जिंदा कर दिया और अब डायनासोर्स की बारी है। डायनासोर्स, याद है बचपन में हम जुरासिक पार्क जैसी फिल्में देखते थे और उसमें वो डायनासोर को वापस पृथ्वी पर लाते थे। तो ये सीन देखकर हमें ऐसा ही लगता था यार कि ये शायद कभी हो जाए या नहीं भी हो। पर फिल्म खत्म होने के बाद हम सब अपना अपना काम करने लगते और हमें पता होता था कि ये हकीकत नहीं होने वाली। लेकिन आज के समय कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग फिर से इस सवाल पर सोचने लगे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं वो हमें खुद भी नहीं पता। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंसान खुद को भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसा क्या होने लगा अभी कि ये सवाल अचानक से उठने लगे। इसकी शुरुआत करेंगे हम चैप्टर 1 से कि भला ये डायर वुल्फ क्या बला है। ये जानवर आज से लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से साइंटिस्ट ने इन्हें वापस ला दिया। उनका कहना है कि उन्होंने इस जानवर का पुनर्जन्म कर दिया। लेकिन दरअसल ये हुआ कैसे? तो उन्हें एक 72,000 साल पुराना स्कल मिला और एक दांत। तो उन्होंने इन दोनों से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव ग्रे वुल्फ से मॉडिफाई कर दिया। कैसे? ग्रे वुल्फ के 14 जीन्स का 20 मॉडिफिकेशन करके और फिर उसी न्यूक्लियाई को सरोगेट डॉग में डालकर हमारा डायर वुल्फ तैयार किया गया। हाँ, इस डायर वुल्फ को एक डॉग ने जन्म दिया है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये 99.5% आइडेंटिकल है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? जब मैं बोल रहा हूँ कि इंसान खुद को भगवान की तरह दिखाना चाह रहे हैं या मानने लगे हैं, तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जैसे वो खुद को प्रेजेंट कर रहे कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि विलुप्त जानवरों को हम वापस ले आए हैं, उनका पुनर्जन्म हो चुका है, ये गलत है। क्योंकि ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही ख्याल आने लगता है कि क्या डायनासोर भी वापस आ सकते हैं और क्या मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है जो कि आपको कोई बता नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में डायर वुल्फ है? तो दरअसल ये लोगों पे निर्भर करता है। लोगों की दिलचस्पी है उस डायर वुल्फ की जो फेमस वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया था, और इसीलिए जब ये न्यूज आई और उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस सीरीज के जैसा दिख रहा है, तो उन्हें ये मानना पड़ा कि हाँ, सच में डायर वुल्फ का पुनर्जन्म हुआ है, उन्हें वापस से इस धरती पर लाया गया है। आपने नोटिस किया कि लोग वेब सीरीज को अपना बेस बना रहे हैं इसे प्रूव करने के लिए कि ये डायर वुल्फ है, जबकि आपको भी पता है कि फिल्म या वेब सीरीज चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और वो जरूरी नहीं कि रियलिटी से मेल खाए। जब तक वो क्यूट, स्कैरी, फ्रिकिंग लग रहा है तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइंस ऐसे वर्क नहीं करता। अगर साइंस भी कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगे तो फिर उनमें और साइंस में क्या ही अंतर रह जाएगा। साइंस वर्क करता है स्ट्रिक्ट डेटा एंड ऑब्जर्वेशन पर। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट इसे डायर वुल्फ नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ कह रहे हैं। सिंपली बोलूं तो ग्रे वुल्फ सिर्फ डायर वुल्फ का डीएनए कैरी कर रहा है, यानी ग्रे वुल्फ का जीन मॉडिफिकेशन करके उसका फिनोटाइप बदला है, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल उस गेम ऑफ थ्रोन में दिखाए जाने वाले डायर वुल्फ की तरह है। तो हमें लग रहा है कि हाँ, ये डायर वुल्फ है, लेकिन जीनोटाइप यानी कि जीन के लेवल पर अभी भी वो डिफरेंट है। ये बिल्कुल वो शिप ऑफ थीसियस वाली सिचुएशन है, एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट कि अगर किसी जहाज के एक एक हिस्से को अगर समय के साथ बदला जाए तो क्या वो सेम जहाज रहेगी जो वो थी, या फिर वो बदल जाएगी क्योंकि सारे हिस्से तो बदल गए। ठीक उसी तरह कितनी जीन मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी एक ग्रे वुल्फ में कि वो एक डायर वुल्फ बन जाए, ये है सवाल। फिलहाल के लिए ना हम इसे कंप्लीटली डायर वुल्फ कह सकते हैं और ना ही ग्रे वुल्फ।
लेकिन जिस तरह से इसे इंसान दिखा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि वो खुद को भगवान समझ रहे हैं। Looks like a direwolf, it will behave like a direwolf, and it is a direwolf. लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में जो इमेज थी डायरवुल्फ को लेकर, उन्हें वैसा ही रिजल्ट मिला है। और वो इमेज कैसी थी? गेम ऑफ थ्रोन्स के डायरवुल्फ की तरह। जुरासिक पार्क का ये डायलॉग इसे बहुत अच्छे से समअप करता है। Nothing in Jurassic World is natural. We have always filled gaps in the genome with the DNA of other animals. And if their genetic code was pure, many of them would look quite different. But you didn't ask for reality. You asked for more teeth. अगले चैप्टर में हम यही जानेंगे कि क्यों डी एक्सटिंक्शन प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, एक्सटिंक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सदियों से चली आ रही है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि 2050 तक आधे से ज्यादा स्पीसीज खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। Some scientists have estimated that by 2050, half of all species that are alive today will be extinct. इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस बायोडायवर्सिटी को सस्टेन करें। लेकिन सवाल वही उठता है कि विलुप्त जानवरों को लाने से क्या ही फायदा मिलेगा? आप उनको तो ले आओगे, लेकिन उस वेदर को कैसे लाओगे? उनके फूड सोर्सेस को कैसे लाओगे? और सैडली ऐसे जानवर झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो आपको और ज़्यादा ऐसी स्पीसीज लानी पड़ेगी, यानी उसके लिए और ज़्यादा ज़मीन लगेगी। और अभी तो इंसानों को रहने के लिए ही ज़मीन कम पड़ रही है, तो और ओवर पॉपुलेशन करके हम खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो ये डायरवुल्फ हैं, इन्हें 2000 एकड़ की ज़मीन में रखा जा रहा है, और इसके हिसाब से जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए 100 करोड़ इन पर लग रहे हैं। इन डायरवुल्फ को ब्रीड भी करने नहीं दिया जाएगा, और ये कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही हैं, तो इन्हें अकेलापन भी लगता होगा, और इनका कोई रिलेटिव भी नहीं है जो इन्हें सिखा पाए कि भेड़िया बनते कैसे हैं। और क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो इन्हें कैंसर जैसी बीमारी होने का हाई रिस्क होता है। एक तरफ दुनिया खुद को भगवान समझ रही है इन्हें वापस लाकर, वहीं दूसरी तरफ हम ये भूल रहे हैं कि ये अपनी एक सर्टेन लाइफ स्पैन तक ही जिएंगे और फिर मर जाएंगे, यानी कि फिर से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये एक सैड ट्रेजेडी है दोस्तों कि एक तरफ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि ये वापस से मर जाएंगे। जरा सोच के देखिए, जिन डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन्हें पैदा करने के लिए, उनकी क्या हालत होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन कब कैसी हो जाए किसको पता। क्या पता कि डिलीवरी फेल हो जाए या मिसकैरेज हो जाए, तो उससे इन डॉग्स को अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। आप कहेंगे कि ऐसे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर लगे रहे तो। आज साइंस इतना आगे बढ़ पाया है तो इसीलिए तो बढ़ पाया कि हमने ट्रायल्स और एरर किए, इतने एक्सपेरिमेंट किए चूहे बिल्ली कुत्तों पर। और हाँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमें कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि कैसे पता चलेगा कि कब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बिल्कुल उस ट्रॉली प्रॉब्लम की तरह है। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि अगर ट्रेन आ रही है तो आप एक इंसान को बचाओगे या 5 इंसान को। टेक्निकली देखा जाए तो आप कहेंगे कि 5 लोगों की जान की कीमत ज्यादा है, लेकिन उस एक इंसान का क्या उसे जिंदा रहने का हक नहीं है? अगर आप लेटे होते तो फिर भी क्या आप यही कहते कि हाँ मुझे कुचल दो, लेकिन हाँ इन 5 लोगों को बचा लो? ये एक पैराडॉक्स है और इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल। हम कौन से भगवान होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन जिएगा कौन मरेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंसान खुद को भगवान समझने लगे हैं, क्योंकि वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि हाँ मैं इस जानवर को वापस से लाऊंगा धरती पर, और फिर जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो ये जानवर तो मर ही जाएंगे। हम बहुत प्रिसाइजली चूज कर रहे हैं कि हमारा कौन एक्सपेरिमेंट बनेगा। ध्यान रहे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत, ये पता करना बहुत मुश्किल है। जब तक इंसान सबसे सुपीरियर होंगे तब तक वो अपने हिसाब से चीजों को बदलते रहेंगे। जब हमसे भी कोई सुपीरियर आएगा तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा, और शायद हमें तब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं। तो वो भी अपनी मर्जी चलाएगा, हम भी छटपटाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे भागने की दौड़ने की, लेकिन क्या फर्क पड़ता है।
हमसे तो वो सुपीरियर है, तो वो डिसाइड करेगा कि हम जिएंगे या मरेंगे। देखिए ना, जिस तरह से हम भविष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें खुद भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. जिस काम में इंसान को घंटों समय लगता था, आज वही काम AI कुछ मिनटों में कर दे रहा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक ऐसा भी समय आएगा जब रोबोट्स और इंसान में सिर्फ कॉन्शियसनेस का डिफरेंस रहेगा। और जिस दिन ये भी दायरा खत्म हो गया तो ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि इंसानों से भी कोई सुपीरियर चीज एग्जिस्ट करेगी। हर सिक्के का पहलू होता है, तो हमें इसकी दूसरी साइड भी देखना चाहिए। इसकी दूसरी साइड काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, जहां पर एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कितने डिसेबल लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनेगी आपको पता भी नहीं होगा। लोग देख पाएंगे, लोग चल पाएंगे, लोग डिप्रेस नहीं रहेंगे क्योंकि उनसे बात करने के लिए कोई होगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोलोसल बायोसाइंसेस, ये कंपनी ने जो कारनामा किया, उसका विजन सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक्सटिंक्ट हुए एनिमल को वापस लाया जाए, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करना। और फिर ये परफेक्ट सेंस भी बनाता है कि क्यों उन्होंने डायर वुल्फ को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही इसी में है। शायद अगर ये इसको ऐसे प्रेजेंट ना करते तो इतनी हाइप नहीं बनती और ना ही उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलता, क्योंकि सारा खेल तो इन्वेस्टमेंट का ही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अकेले इस डायर वुल्फ पर ही 500 करोड़ तक खर्च हो चुके हैं। क्यों? इतनी एक्सपेंसिव कंडीशन मेंटेन करने के लिए कि ये सरवाइव कर पाए। हाँ, जैसा मैंने बोला था आपको कि ये जानवर तो आप ले आओगे, लेकिन जिस हैबिटेट में ये रहते हैं, जिस कंडीशन में ये रहते हैं, उसको कैसे लाओगे? तो उसी को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा लगता है। और ये डायर वुल्फ की डिसेप्टिव मार्केटिंग का ही नतीजा है कि आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है, एक कटिंग एज जेनेटिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, जो कि बाकी के जेनेटिक फील्ड में भी काम आएगा। सोच के देखो, अगर ये डायर वुल्फ का परपंच ना गाड़ा होता तो प्रोजेक्ट लाइक व्हाइट राइनो और एशियन एलिफेंट्स को कंजर्व करना कभी पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने एक्साइटिंग नहीं होते और इसके नाम पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती। तो गॉड की तरह खुद को प्रेजेंट करना कि हमने तो भाई विलुप्त हुए जानवरों को वापस ला दिया, एक्चुअली में उनके लिए काफी कारगर साबित हुआ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि लोगों का इंटरेस्ट तभी आया जब तक कि ये ना बोला गया कि भेड़ियों का पुनर्जन्म हो गया और डायनासोर भी आ सकते हैं। लेकिन क्या सच में डायनासोर आ सकते हैं? एक्चुअली नो। डायनासोर 66 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हुए थे, तो उनका डीएनए स्ट्रक्चर तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कब के लॉस्ट हो चुके हैं। खैर, डी एक्सटिंक्शन तो एक इनिशियल फेज पर है, लेकिन तब क्या होगा जब इंसान सोचने लगेंगे कि जब मर ही रहे हैं तो मरने दो इन लोगों को, क्योंकि तो फिर से जिंदा कर लेंगे। और फिर वही बात आ गई कि इंसान खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर शेयर करें ताकि लोगों में ये मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर हो कि क्या सच है और क्या नहीं।